हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स। ये टॉपिक बहुत खास है क्योंकि इसकी खासियत इसी बात से बता दूं मैं कि ये आज के तारीख में, जी हाँ, आज की डेट में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, म्यूचुअल फंड, आई होप आप में से कई स्टूडेंट्स ने पहले सुना होगा और कुछ फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, और या फिर नाम सुना होगा इसका, लेकिन जो इसकी टेक्निकलिटी है, आई थिंक वो उसके बारे में नहीं पता होगा। बट नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक्स बताऊंगा पहले, फिर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। और सर, हमको डिटेल में जानने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है, आपको जानने का जरूरत है क्योंकि उसका रीजन है। आप अगर सीएस कर रहे हैं तो आपको उसको जानने का बहुत जरूरत है। ये बहुत बार आने वाला है। जी हाँ, आपके सीएस ईटी के एग्जाम्स के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव में और फिर सीएस प्रोफेशनल में ये थॉरस की स्टडी आपको करनी है, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें जो लीगल प्रोविजंस जो कि आप आने वाले सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, प्रोफेशनल पढ़ेंगे, वो बहुत खास हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पहले इस लेवल पर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, अगर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हैं आप लोग, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सुन लें ध्यान से, ताकि आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो इसे ध्यान से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। सी, ऐसे समझते हैं, देखिएगा, ये समझिएगा, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है। इनकी, है ना, ये बहुत अच्छा इंसान मैंने नहीं ड्रॉ किया है, मान लीजिएगा ये एक इंसान है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, इसके पास में इसकी इनकम जो है, बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से दे रहा हूं। इनकी इनकम है 10,000 रुपीज। मैंने इसके बारे में पहले भी थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इनकी इनकम है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जो अपना पैसा है उसमें से कुछ सेविंग्स को, अपनी सेविंग्स को क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स को सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ध्यान सुनेगा, इनके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे इन्वेस्ट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन एनी व्हाट बॉन्ड्स, और बैंक्स की एफडी ले सकते हैं, आरडी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबके जो भी ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है बेटे, ये सब क्या चीजें, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क या तो बहुत ज्यादा है या रिटर्न बहुत कम है। लाइक अगर डिबेंचर, बॉन्ड्स या एफडी आरडी की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, लो। इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, लो। अच्छा, शेयर्स में रिटर्न हाई हो सकते हैं, ऑफ कोर्स रिटर्न हाई हो सकता है, ध्यान सुनना, लेकिन रिस्क जो होगा, रिटर्न हाई हो सकता है लेकिन रिस्क भी कैसा होगा, रिस्क भी हाई होगा। अब आप सोच के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से पकड़िएगा, ठीक है। अगर ये व्यक्ति जिसकी इनकम 10,000 रुपीज है, अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए कितना ज्यादा रिस्क होगा, आप सोच रहे हैं ना। रिस्क क्या होगा कि अगर उसने से अपनी 10,000 इनकम में से 2,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया इन शेयर्स, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। रिस्क ले रहा है अनसर्टेनिटी का। अगर कंपनी ने बहुत सा प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी का शेयर अच्छा चला, तो कंपनी उसको अच्छा रिटर्न दे देगा, मतलब उसको शेयर्स में पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। बट ये एब्सोल्युटली कैसा, अनसर्टेन, पता ही नहीं। ऑलराइट। अब अगर वो जाता है डिबेंचर्स वगैरह की और, तो वो 2,000 रुपए का अगर वो एफडी आरडी की जैसी कैटेगरी बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश भी करता है, तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा, एक बहुत लोअर परसेंट इंटरेस्ट होगा। तो यहां से भी उसकी कोई अच्छी इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सर अब क्या करें, क्या ये इंसान इन्वेस्ट नहीं कर सकता? जी, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, इसको मैं पहले बेसिक्स बता रहा हूं, इस म्यूचुअल फंड के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पे वर्ड देखेंगे म्यूचुअल, म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्या होगा, अभी मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे समझिएगा, एक कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, ध्यान सुन जाएगा। एक कंपनी क्या करेगी, फंड क्रिएट करेगी। एक कंपनी क्या करेगी, फंड क्रिएट कर लेगी। इस फंड में क्या करेगी, छोटा छोटा अमाउंट लेना स्टार्ट करेगी। जैसे ये व्यक्ति अगर 2,000 रुपए अपने जमा कराता है इस फंड में, इसने अपने 2,000 रुपीज कहां दे दिए, इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए, इसने इन्वेस्ट कर दिए किसमें, इस फंड में, ठीक है। अब अगर कंपनी इस 2,000 रुपए को लेकर अगर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, किसमें, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ,
क्योंकि सर यहां पर अगर इस अकेले इंसान के 2,000 रुपए ही लगाए इस पैसे में, तो सर क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करा जाए कि रिस्क भी ले लिया जाए, लेकिन रिस्क बहुत कैलकुलेटिव हो। क्या किया जाए? रिस्क भी ले लिया जाए और रिस्क कैलकुलेटिव भी हो, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि उस पैसे में से कुछ पैसा शेयर्स में भी जा सके, कुछ बॉन्ड्स या कुछ डिबेंचर्स, मतलब ऐसा फंड क्रिएट कर लें, वो फंड जो कलेक्टिव करेगा मनी, कलेक्टिवली मनी कलेक्ट करेगा। कैसे करेगा? ऐसे लोगों से जिनके पास में 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए, या जिनकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो उनसे फंड से पैसा ले लेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। तो ये कंपनी क्या करेगी? एक स्कीम बनाएगी। ध्यान सुनना बेटा, एक स्कीम बनाएगी कि वो क्या कहेगी कि आप लोग चाहें, ऐसे कई सारे लोग, जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, जी हाँ ये इंसान खड़ा हुआ है, ऐसे कई सारे लोग होंगे। सोच के देखो, ऐसे कई सारे लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, कई सारे लोग हैं जिनके पास में इनकम कैसी है? थोड़ी सी इनकम है। सर ये क्या है? कीड़े मकोड़े हैं बेटा। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये इंसान है। आजकल कोरोना ने बेटा कीड़े मकोड़ा ही बना दिया इंसान को, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो प्लीज आप फोकस करें। ये इतने सारे लोग जो मैं बना रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन सब के पास में क्या है? थोड़ा 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 पैसा है। इन सब की इनकम एक स्केल पर है। ये सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास जो सेविंग्स है बहुत लिमिटेड है, और अगर वो उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और अगर वो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एफडी, आरडी, तो इतना अच्छा रिटर्न उनको मिल नहीं पाता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है? क्योंकि ये लोग जॉब कर रहे हैं, इनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। जी हाँ, सिक्योरिटीज मार्केट, जी हाँ क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट। उन सिक्योरिटीज मार्केट के इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग जानते नहीं है कि कैसे कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सा बॉन्ड, डिबेंचर, एफडी, आरडी, या कौन सी स्कीम, आई मीन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इनको इंस्ट्रूमेंट मतलब यहां पे बोल रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन्हें बेनिफिट देगा या नहीं देगा, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो क्या किया जाए? इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कंपनी क्या करेगी? जनरली मैं आपकी कंपनी बोल रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। वो एक कंपनी ने क्या किया? एक फंड क्रिएट कर दिया। उस फंड में, याद देखिए, उस फंड में, ऑलराइट, उस फंड में क्या होगा? उस फंड में म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब इन सब लोगों से मनी कलेक्ट की जाएगी। इसे बोलते हैं, क्या कर लिया यहां पे आपने? कलेक्ट द मनी फ्रॉम दीज पीपल। इन सब से थोड़ा 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 पैसा ले लिया। अब ये फंड क्रिएट हो गया। हम एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे कई सारे लोगों ने 2,000 रुपीज, ऐसे लगभग मान लीजिएगा सैकड़ों लोगों ने जमा कराए, और आज कंपनी के पास में 200, या चलिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनाते हैं हम इसको, हम छोटा सा अमाउंट बना लेते हैं। अभी 20 करोड़ मान लेते हैं। याद रखिएगा, 20 करोड़ एग्जाम्पल देने बता रहे हैं। 20 करोड़ का ये फंड रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? 20 करोड़ का फंड रेडी हो गया। ऑलराइट सर, अब क्या होने वाला है? अब देखिए ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। जब इन इतने सारे लोगों ने मिलकर एक फंड में पैसा लगा दिया, ये फंड का पैसा कहां आ गया? 20 करोड़ रुपीस एक फंड में बन गया। इस फंड को मैनेज कौन कर रही है? ये कंपनी। मतलब ये कंपनी अब आप लोगों से पूछेगी कि आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं। सर मतलब ये कंपनी जिसने आपसे 2-2 हजार रुपए लिए हैं, याद देखिए, जरूरी नहीं 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसा आपकी श्रद्धा, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी कहेगा कि भाई आप जिस तरह की स्कीम हमने बनाई है, याद देखिएगा, इसको बोलेंगे स्कीम। स्कीम क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्कीम के अकॉर्डिंग वो स्कीम बनेगी, म्यूचुअल फंड स्कीम बनेगी। याद देखिएगा, म्यूचुअल फंड की स्कीम बनेगी, और वो स्कीम जनरली कैसी होती है? 3 कैटेगरी में बन जाती है। स्कीम कैसी बन जाती है? एक होगी हाईली रिस्की, एक होगी मॉडरेट, और एक होगा लो रिस्क। अब देखो बेटा, ध्यान समझते हैं ना। हाई रिस्क, इसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी। मॉडरेट मतलब शेयर्स प्लस डिबेंचर्स, और प्लस यहां लो रिस्क मतलब जहां डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स, एफडी वगैरह, इससे देखिए इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पे इंश्योर्ड कर देंगे आपको। इंश्योर कर देंगे क्या? कि रिटर्न आएगा। लेकिन याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, हाईली रिस्की है, लेकिन शेयर के कंपैरिजन, जमीन शेयर्स के अगर एब्सोल्युटली कंसिडर करें कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा रिस्क होता है अगर आप इंडिविजुअली करते। लेकिन जब एक कलेक्टिव फंड, जी हाँ, कलेक्टिव फंड जो क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड क्रिएट हो गया है, वो फंड, म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहा हूं उसको? क्योंकि उसका रीजन है, इस म्यूचुअल फंड में ऐसे लोग, हमने ऐसी स्कीम बनाई है जो स्पेसिफिकली उन लोगों की, जी हाँ, जैसे देखिए, यहां देखिएगा, जैसे जो हाईली रिस्क लेंगे, ये 20 करोड़ रुपीस उन्हीं लोगों से कलेक्ट किया जाएगा जो हाईली रिस्क के लिए रेडी हैं।
या मॉडरेट जो होंगे तो उनसे ले जाएगा जो 20 करोड़ जो कि मॉडरेट रिस्क के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये स्कीम बन गई, म्यूचुअली जो लोग एग्री हो गए, ऑलराइट, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट काम कर दिया यहां पर। ये जो पैसा आ गया हमारे पास में, इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या कर देंगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जो जो पैसा आ गया यहां पर, अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। ये जो सर पैसा आ गया, अब क्या करा जाएगा उस पैसे का, ध्यान सुनो बेटा। देखिए, अब जो 20 करोड़ रुपीज आ गए हैं, ये जो भी अब क्या करेगा, ये कंपनी इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। सर मैं डायरेक्टली कर लेता ना तो अच्छा रहता, बेटा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर आप मान लीजिएगा जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या मार्केट में होने वाले चेंजेस को, ये चेंजेस कैसे, कौन सी कंपनी का शेयर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी के शेयर्स में बहुत ज्यादा रिस्क होगा, कितना रिस्क नहीं होगा, कौन सी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो आपको फायदा क्या मिलता है, आपको फायदा यह मिलता है कि आपको वहां एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल जाती है। जी, वो एक्सपर्ट्स जो इस मार्केट के साथ ऑल टाइम जुड़े रहते हैं। जी हाँ, साथ के साथ जब फंड बड़े लेवल पे इन्वेस्ट होता है, जी हाँ, जैसे अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट करते तो पूरा रिस्क आप अकेले ले रहे थे, लेकिन जब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहां पर आप अपने ही 20 करोड़ को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सर डाइवर्सिफाई का मतलब कि कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ऐसे डाइवर्सिफाई करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कहीं पर भी किसी में भी उतार चढ़ाव आ रहा है, शेयर्स का भाव नीचे गिर रहा है, लेकिन उसे डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से प्रोटेक्शन मिल रही है। क्या 2000 रुपए को आप ऐसे बांट सकते थे सब जगह? नहीं ना, लेकिन 20 करोड़ तो बांट सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, समझ में आ गया हमको। सर अब क्या होगा, अब बेटा क्या होगा, जब कंपनी इन लोगों से पैसा लेगा ना, इसके बदले क्या, देखिए जनरली इनको इशू कर जाती है यूनिट्स। क्या कंपनी इशू कर देगा? यूनिट्स। कंपनी इशू कर देगा यूनिट्स। अच्छा, तो सर ये लोग क्या हो जाएंगे, इन लोगों का नाम बन जाता है यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर, ठीक है, यूनिट होल्डर्स। ये लोग कौन कहलाएंगे? यूनिट होल्डर्स। क्या होगा, जैसे जैसे कंपनी का, याद देखिएगा, अब यहां पे जो हमने फंड क्रिएट किया ना बेटा, ध्यान से सुनना एकदम, अब मैं इन लोगों को हटा देता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जो ये फंड क्रिएट किया है ना हमने, जी सर, जिन लोगों से हमने पैसा लिया है ना, ध्यान सुनना बेटा, एकदम फोकस होके ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब जो फंड आया, इसके बदले हमने इसको, देखिए इसने हमको पैसा दिया, इसके बदले हमने इसको क्या दे दी? यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट चली गई यहां पर, तो ये फंड जो है इसको हम बोलेंगे एसेट्स। जो फंड बन गया, क्या बन गई? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सर अंडर मैनेजमेंट मतलब, आप ध्यान से अगर देखें, ये जो फंड बना है, ये किसका पैसा बना है? इन लोगों से आया है। जी हाँ, मैंने बताया था ना यहाँ पे अभी आपके लिए, अच्छे अच्छे लोग, इतने सारे कीड़े मकोड़े टाइप, है ना, ये जो लोग जो है ना, ये लोग जो है, ये लोग क्या कर रहा है, यहां फंड दिए थे, ये फंड एक्चुअली बन गई इस कंपनी की एसेट्स। सर क्यों? आपको याद होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने जो फंड प्रोवाइड किया है वो कंपनी को चला गया, वो कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल हो गया है, वो फंड जो है कंपनी के एसेट्स बन गई। क्यों? क्योंकि कंपनी की वो एसेट्स, याद रखिएगा, कंपनी वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किया हुआ है, कंपनी ने उसके बदले क्या दे दिया? उन सब के लिए, उन सबको दे दिया यूनिट्स। जैसे कि कंपनी के अलावा आपने समझा हुआ कॉन्सेप्ट शेयर्स में होता है, कंपनी शेयर्स इश्यू करता है और जो कंपनी के पास कैपिटल आते हैं वो कंपनी की एसेट्स बन जाती है। ऑलराइट, लेटर ऑन क्या हो रहा है समझिएगा, मतलब शेयर से आने वाला पैसा कंपनी का हो गया है अब। ऑलराइट, अब क्या होगा, आपके उसके बदले क्या मिल गया? शेयर्स। तो याद रखिएगा, यही एक एसेट्स क्रिएट हो गई है। अब ये एसेट्स जो है, इसको हम नाम देते हैं एयूएम, एसेट्स। एयूएम अक्सर पढ़ेंगे वर्ड, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सर मतलब, बेटा मैं आपको भी बार बार बीच बता रहा था कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, जी हाँ, जो आपके फंड को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी सर कौन होती है? बेटा ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। कौन है ये? एक्सपर्ट्स। ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग कौन है? एक्सपर्ट्स। किसमें एक्सपर्ट्स हैं? ये जानते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती है। ये अपना अपना पूरा एक्सपीरियंस उसी के ऊपर डाल देते हैं, झोंक देते हैं, बोला जी हाँ जी, हम बताएंगे कैसे इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को इनकम में कन्वर्ट किया जाए, रिटर्न्स में कन्वर्ट किया जाए। ऑलराइट,
अच्छा सर, ये भी हमको समझ में आ गया कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल क्या है। ऑलराइट, अब समझो क्या होता है, मैं आपको यहां बताने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये फिर आप और डिटेल में हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट समझेगा। ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में क्या गई? एसेट्स। एसेट्स कहां से आई थी? जो फंड यहां सब लोगों से मिला था उसे हमने बना दिया यहाँ पे एसेट्स। एसेट्स किसकी बन गई? वो कंपनी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बेटा इस स्कीम को चलाने वाला व्यक्ति जो स्कीम को लॉन्च करता है उसको बोलते हैं स्पॉन्सर। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। मतलब सर, बेटा स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा एआईजी, ऐसे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है आज मार्केट में। तो बात पकड़ में आया, ये स्पॉन्सर ने स्कीम इंट्रोड्यूस करी म्यूचुअल फंड्स की। इस म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड कलेक्ट किया गया लोगों से। उन लोगों को क्या मिल गया? यूनिट्स। यूनिट्स। अब ये फंड है, ये बड़ा अमाउंट बन चुका है। इस बड़े अमाउंट को हम लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर, इसके इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होगा? रिस्क क्या होगा? मिटिगेट हो जाएगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलराइट, और अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, अभी लेटेस्ट में एक म्यूचुअल फंड को स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने देखा म्यूचुअल फंड के लगभग जो रिटर्न्स आ रहे थे वो 40 टू 50% की रेंज में थे। सर 40 टू 50 मतलब लगभग अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया है तो 140 रुपए तक आपको उससे रिसीव हो रहा था। क्या ये एफडी आपको देगी? क्या ये आरडी आपको देगा? आई डोंट थिंक सो। सर शेयर्स तो दे सकते हैं, लेकिन शेयर्स दे सकते हैं, लेकिन शेयर्स में क्या रहता है? रिस्क, हाईली रिस्की है। म्यूचुअल फंड रिस्की है बट एज कंपेयर शेयर्स नहीं होता है। और कहीं ना कहीं यहां जो आपको आपके पैसे को अलग अलग, जिसे बोल रहा हूं मैं बार बार, डाइवर्सिफाई किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिल जाता है रिस्क कम होने का। क्लियर एकदम? कोई डाउट इसमें? चलिए फिर आगे की बात पकड़ते हैं। सिंपल से मैंने कॉन्सेप्ट बताया, भी मैं उसके बहुत टेक्निकल पोजीशन में नहीं गया हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। चलिए अब एक बात आगे की समझते हैं कि सर ये म्यूचुअल फंड की आपने कहानी हमको बता दी, ठीक है। अब हम समझेंगे यहां पर कि इंडिया में कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या यहाँ पे इसके पीछे की कहानी थी, ठीक है, क्या लॉजिक था, उसको मैं डिटेल में भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप सिर्फ एक बात देखते चले जाएं, क्या बेटा, कि इंडिया में म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे हुई। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके, डेफिनेटली हो सकता है। मैं बहुत इंश्योर होकर बोल रहा हूँ बात, बहुत ध्यान सुनते चल जाएगा। देखिए, आइए आइए फटाक से लेते हैं कि इंडिया में कैसे हुआ। आइए बेटा, इन 1963 फर्स्ट म्यूचुअल फंड आया था। जी हाँ, फर्स्ट म्यूचुअल फंड आया था। और जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेटअप हुआ था, सेटअप अंडर, याद करना अभी मेरे साथ में ही, सेटअप अंडर अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड आया था वो सेटअप हुआ था अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहला म्यूचुअल फंड कहां से आया था? अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, जिसको लाने वाला था यूटीआई। आपने नाम सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इन 1963 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, फर्स्ट म्यूचुअल फंड कहां से आया था? अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। जी हाँ, और जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरह रेगुलेट हुआ था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या सर? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस की थी म्यूचुअल फंड्स की। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की थी? यूनिट स्कीम, यूनिट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। सर ये जो यूटीआई था ना बेटा, इस यूटीआई का एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सर? एडमिनिस्ट्रेशन, इस यूटीआई का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था एक्चुअली आरबीआई। जी हां, आरबीआई इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था उस वक्त। एंड इन 1978 इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा आईडीबीआई। आई होप आप लोग जानते होंगे, क्या सर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हां, गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो इन 1978, जी हां, इसका कौन कर रहा था? सर कौन देख रहा था इसको? पहले तो इसको आरबीआई ने, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? इसका आरबीआई। उसके बाद किसने किया इसको इन 1978? आईडीबीआई ने। क्लियर एकदम? बहुत ध्यान सुन जाना। इन 1963 बता, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। इन 1963 क्या आया था? फर्स्ट म्यूचुअल फंड। सर किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूटीआई ने। यूटीआई क्या नाम, फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से जल्दी 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 फटाफट से, यूनिट
ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो था किसके अंडर में था, कौन इसको ऑब्जर्व करता था, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ये यूटीआई प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन करता था, आरबीआई। कब तक आरबीआई ने किया बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी, 1978 तक। 1978 में आरबीआई से ये प्लेस होकर चला गया, किसके कंट्रोल में चला गया, आई मीन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था कि भाई यूटीआई प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यूनिट्स प्रॉपर लोगों को मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ये रिटर्न प्रॉपर जा रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे लोगों को, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये देखने का काम फिर किसका आ गया, आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एकदम क्लियर है सर हमको, ठीक है। अब देखिएगा एक डेटा है, देखिए मैं आपको बताऊं, कहता है एट द एंड ऑफ 1988 अप्रोक्सीमेटली 6700 करोड़ रुपीज है सर, ये रुपी 6700 करोड़ म्यूचुअल फंड के अंदर एयूएम था। अभी मैंने आपको बताया था एयूएम क्या होता है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, मतलब इतनी यूटीआई के पास में इतनी फंड क्रिएशन हो चुकी थी, मतलब इतनी फंड के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट रिसीव कर सके थे। जी हाँ, मतलब इनके पास इन 1988 म्यूचुअल फंड ने जो परफॉर्म किया था, जब ऑब्जर्व किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 6700 करोड़। सर एग्जाम में आ सकता है, नहीं इतना नहीं आ सकता, लेकिन ये जरूर आ सकता है। मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस करने वाला कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, तो आपसे बोल सकता है कौन होगा वो, यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी हो सकता है फर्स्टली उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, आरबीआई, लेटर ऑन उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था उसका, आईडीबीआई। याद रहेगा, सिंपल है, सिंपल बताने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, फिर एक दौर बदला, ये दरअसल 1963 से लगभग मैं अगर बताऊं आपको 1988 तक यहाँ चल ही रहा था, ठीक है। इसी दौर में कुछ अलग प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत ध्यान सुनना बेटा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलआईसी, नाम सुने हैं आप लोग, एलआईसी, ठीक है। ये हटा देते हैं आपको ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, एलआईसी, जी हाँ, एल आई सी, जी, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जी हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक, और एलआईसी ने अपना रोल प्ले किया। जी हाँ, आपको बता दूं, ये जो था, ये जो म्यूचुअल फंड, ये यूटीआई वाला था, ये अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था, अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये एक अलग ही इसके लिए कानून रखा गया था यूटीआई के लिए, ठीक है। यहां जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे लाइक एसबीआई, और अगर मैं बताऊं एलआईसी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने तो लाइन लगा दी जी। जी हां, इन लोगों ने तो लाइन लगा दी, मतलब फिर इनके साथ में इनके भी म्यूचुअल फंड्स आने स्टार्ट हो गए। सर मतलब क्या यूटीआई वाला एक्ट इन पे भी अप्लाई हो रहा था? जी नहीं, यूटीआई का वो स्पेशल एक्ट था जो यूटीआई पे ही इन पे एप्लीकेबल हो रहा था। और यहां जो हमने ऑब्जर्व किया था कि पब्लिक सेक्टर जो था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जी हाँ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में बताए थे आपको, और एलआईसी और जीआईसी ने भी अपना म्यूचुअल फंड लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए समझेगा, जब एक कॉन्सेप्ट फेमस हो गया, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगे, और म्यूचुअल फंड अच्छा वर्क भी कर रहा था, तो यहां पर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी अपना, याद रखिएगा, और एलआईसी ने भी अपना अपना म्यूचुअल फंड लाना स्टार्ट कर दिया। सिंपल एकदम, याद रखिए, थ्योरी में इसलिए नहीं रीड करा रहा हूं आपको, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ लें, आपको याद वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ये भी बात समझ में आ गया हमको। अब आपको बताएं, इसके बाद में लगभग ऐसा हुआ कि जब ये ऑब्जर्व किया गया, अप्रोक्सीमेटली, सॉरी स्वेटिंग, हाँ, जब ये ऑब्जर्व किया गया कि लगभग 47,000 करोड़ रुपीस की एयूएम मेंशन थी यहां पर, मतलब सर असेट्स अंडर मैनेजमेंट, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितनी थी, लगभग 47,000 करोड़। जब आप देखो कितना खतरनाक बात था ये, कि जब अकेली यूटीआई कर रही थी, तब कितना था, लगभग 6700 करोड़, और जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एलआईसी, जीआईसी और बाकी सब लोग आ गए, तो एयूएम कितना पहुंच गया इसका, लगभग 47,000 करोड़ रुपीस। क्या बात है सर, आया ना पैसा मार्केट में। सो विच मींस दैट ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया। अब यहीं पर ग्रेजुअली क्या हुआ, 1993 के बाद में, 1993 के बाद में, ध्यान सुनना बेटा, 1993 के बाद में, मैं हटा रहा हूं इसको, आई होप अगर आपको कहीं भी डाउट हो, पॉज करके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है।
कहीं पे अगर आपको लगता हो कि आपको समझ में नहीं आया है तो याद रखिएगा, मैंने बोल रखा है आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए फटाफट से पकड़ते हैं ये कहानी। बेटा यहीं तक याद रखना फटाफट से। 1963 में फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग, ठीक है, जो उसका नाम क्या था, यूटीआई, ठीक है। अब क्या हुआ इन 1993 से एक नया दौर स्टार्ट हुआ जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी, जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी म्यूचुअल फंड लाना स्टार्ट किया। और ऐसे दौर में हमको क्या हुआ, इधर सेबी का इंट्रोडक्शन हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जी हाँ, 1992 के अंदर। 1992 में जब सेबी आई, जी हाँ, सेबी क्या करता है बेटा, सेबी कौन है, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर। सिक्योरिटी मार्केट मतलब जहां पर फाइनेंशियल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं, जी हाँ, तो सेबी क्या करता है वहां पर, अपना रोल प्ले करता है। ये सेबी कौन है बेटा, ये रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर किसका है, सिक्योरिटीज मार्केट का। सेबी क्या है, रेगुलेटर, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान सुनना आप, देखिएगा। एक्चुअली इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म में चल रहा था, जी हाँ, कहीं ना कहीं हमें जरूरत था ऐसे रेगुलेटर का जो सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। आई होप हर्षद मेहता के आपने केसेस सुने होंगे और केतन पारी के केसेस सुने होंगे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घपले किए थे, या जो भी समझेगा मनी का लालच था और घपलाबाजी हुआ क्योंकि मार्केट रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रिक्टली वर्क नहीं कर रहे थे, या हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं था। इसकी इसको ऑब्जर्व करते हुए इन 1991 याद रखिएगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त थे मनमोहन सिंह जी, जी हाँ, उन्होंने एडवाइस किया कि कंपनी को, आई मीन हमारी कंट्री को एक सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर चाहिए, जहां हाँ, और यहाँ पर हमने 1992 में, मींस 1991 में ये डिस्कस किया गया एंड 1982 के अंदर हमने एक एक्ट बना दिया और सेबी हमारा रिफॉर्म हो गया। जी हाँ, सेबी हमारे सामने आ गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने का काम क्या था, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सिंपल एकदम। अब जो जो ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले थे ना, याद देखिएगा, जो मैं प्राइवेट सेक्टर को बता रहा हूं, इन लोगों के कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात आने लगी, याद देखिएगा, यही एक न्यूज अलग बन गई, देखिएगा क्या, कि ये जो प्राइवेट सेक्टर थे, इनके लिए एक रूल्स यहां पे बनाया गया कि सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, क्या सर, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, अगर प्राइवेट सेक्टर को, याद देखिएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर प्राइवेट सेक्टर चाहता है, प्राइवेट सेक्टर अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम लाना चाहता है और उस स्कीम में आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सेबी म्यूचुअल फंड स्कीम रेगुलेशन 1993 को फॉलो करना पड़ेगा। बाद में इसको अमेंड करके 1986 में रखा गया, और जी हाँ, आज भी करंटली हम इसमें अमेंडमेंट्स ऑब्जर्व करते रहते हैं। करंट अमेंडमेंट्स का रीजन आप जानते होंगे, जैसे से देखिए ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे जब सोसाइटी में चेंज आते हैं, मैंने जैसे कहा आपको, अभी सोसाइटी में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं लॉ में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमने देखा कि जब यहाँ इकोनॉमिकली चेंजेस थे तो सेबी में, सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो है उसमें भी चेंज आ गए। तो अगर आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्राइवेट सेक्टर अगर एक्सेप्ट यूटीआई, यूटीआई को भी लेटर ऑन में बताऊंगा आपको, है ना, बाइफिकेट कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया, इसके दो अलग अलग कर दिए गए, जो कि अभी भी उसके एक स्पेशल प्रोविजन से रन हो रहा है, और एक म्यूचुअल फंड जो कि सेबी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर कोई भी बॉडी, याद रखिएगा मैं आज की डेट में बोल रहा हूं, आज की डेट में कोई भी बॉडी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको मैंडेटरी है कि सेबी के इस रेगुलेशन के साथ कंपाइल करना। जी हाँ, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 93 जो कि पुराना था, फिर देन उसमें अमेंडमेंट किया 96। आज हम लोग अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं, इसके अमेंडमेंट्स को भी पढ़ते हैं। तो सेबी ने यहां टेक ओवर किया, मींस टेक ओवर का मतलब रेगुलेटर की तरफ फॉर्म में बन के आया। आज अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, वन मोर टाइम टेलिंग यू, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या, कि आपको सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं बेटा, एक चीज और ध्यान सुनिएगा, क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी लेटेस्ट में एक एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया, अगर आप ध्यान से अगर समझे इस बात को, देखिएगा, आई होप यहां तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, मैं बार बार कहता हूं आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, समझते हैं फटाफट से। तो अगर आज की डेट में अगर म्यूचुअल फंड लेके आना है तो उसका रेगुलेटर कौन है, जल्दी से बता दीजिएगा।
म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं आप, म्यूचुअल फंड लाना चाहते हैं तो उसको किसके रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस को। याद रहेगा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से सर। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिएगा, फिर मजा आ जाएगा आपको। देखिए मैं आपको जरा जानकारी में डाल दूं, आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ही दिखाता हूँ फटाफट से। ये फेजेस वाइज मैंने बता रखा है यहाँ पे बुक में, आपको सब सिंपली रीड करना है, ठीक है। मैंने ये सब बोला है आपको। 1964 से 1987 तक का दौर है जिसमें म्यूचुअल फंड जो था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन 1963 विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटीआई इन 1963 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर में था बेटा? आरबीआई के कंट्रोल में था, ठीक है। आरबीआई का कंट्रोल में चल रहा था ये, ठीक है। ओहो, बड़ा परेशान कर रखा है, ठीक है। एंड लेटर ऑन 1973 में क्या हुआ था? आरबीआई से डीलिंग होकर किसमें चला गया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, आईडीबीआई। याद देखिएगा गवर्नमेंट स्टेक इसके अंदर, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्टेक है। और लगभग 1988 में इसके पास जो थी 6700 करोड़ की एसेट्स थी, ठीक है। नाउ लेटर ऑन मैंने बताया आपको कि 1978 से 1987 से 1973 के बीच में, अभी बताए थे पूरी थ्योरी ऊपर आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आने लगे, जहां पे पब्लिक सेक्टर के अंदर जहां जनरली कौन थे? बैंक्स, जी हाँ बैंक्स, ध्यान से देखिएगा, बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। और लगभग आप ध्यान रखें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैनरा बैंक है ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, आपको सबको भी मैं नाम बताया है, इंडियन बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड्स हैं। इन सब ने अपना अपना यह देखिएगा अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया ना। लगभग उस टाइम जब मैंने आपको बताया कि ये 1983 मैंने आपको अभी नोट्स में ऊपर बताए थे, लगभग 47,000 करोड़ इसका एयूएम था। सर एयूएम मतलब मैंने आपको बताया था कि जो फंड क्रिएट किया गया था उसका जो वैल्यू था, जी हाँ, वैल्यू बढ़ के कितना हो गया? वो 47,000 करोड़। ऑल राइट सर। फिर यहां पर बेटा एक नया फेज स्टार्ट हुआ 1983 के अंदर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिएगा सेबी का इंट्रोडक्शन हुआ 1982 के अंदर, अभी आपको बताए थे। एंड इन 1993 जो कि फर्स्ट सेबी म्यूचुअल फंड था, रेगुलेशन यहां पे बना, ठीक है। अच्छा, ये कहता कि केम इनटू बीइंग फॉर ऑल म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट यूटीआई, जो कि यूटीआई, क्योंकि मैंने आपको बताया था भी बेटा, यूटीआई के अंदर मैंने डिस्कस किया था भी आपको कि यूटीआई का कौन सा स्पेशली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में है इसका कॉन्सेप्ट, तो अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में था ये मामला। तो ये तो उससे रेगुलेटर था। सेबी ने यहाँ पे अलग ऑब्जर्व किया कि ठीक है सेबी जो है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से यहाँ एंट्री हो रही थी, देखिएगा यहाँ आ गया था प्राइवेट सेक्टर, एंट्री हो गई थी, एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इन 1993। क्या बात है, जी हाँ, मार्केट बहुत ऊपर भाग रहा था, ठीक है। जनरल से कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे पहले मैं आपको बेसिक पूरा डिस्कस कर चुका हूं, उसका भी आपके सामने मैं डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में ठीक है वो वैल्यूज वगैरह इंक्रीज हुए, अमेंडमेंट्स के बारे में डिटेल में दे रखा है। इसमें मैं खास आपको डेटा बताऊं, बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें बहुत सारा डेटा दे रखा है कि 2007 2010 के 16 14 15 में क्या क्या चेंजेस आया, कितना उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज हुआ। मैं इसमें खास आपको डेटा लेके जाना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव आल्सो हैड अ मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एग्जाम में पूछ सकता है एसआईपी फुल फॉर्म क्या है? देखिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अभी डिटेल में बताता हूं आपको। In April 2016, that number of SIP account has crossed 1 crore marks, and currently each month retail investors contribute around 3,500 crores via SIP। मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कहीं आपको डाउट ना रह जाए उस पर, ध्यान सुनना बेटा। देखिए पहली बात मैं बता दूं, आज का डेट में लगभग अराउंड 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं किसके? म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग। लेकिन सेबी ने अब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रॉब्लम क्या था, जो सेबी ने अब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3, सर टीयर 1 2 और 3 क्या होता है बेटा? ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं, वहां से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स आज के डेट में बहुत कम है। द रीजन बीइंग इज दैट लोग वहां के अवेयर नहीं है म्यूचुअल फंड के स्कीम को लेके, ठीक है। तो सेबी क्या करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को प्रोटेक्ट भी करता है, और मार्केट को, कौन सा मार्केट है? सिक्योरिटी मार्केट, ऑलराइट, सिक्योरिटी मार्केट को प्रोटेक्ट भी करता है और प्रमोट भी करता है, ताकि लोग अवेयर हो सके कि भाई ठीक है म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम में भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहां मैंने एक बताने की कोशिश किया कि अभी भी प्रॉब्लम यह है, जो एक वर्ड बार बार यहाँ यूज होता है पेनिट्रेशन, तो ये होता है पेनिट्रेशन मतलब एसेस, कि लोग क्या, कहां तक ये स्कीम पॉपुलर हो रही है। जी हाँ, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने पॉपुलर हो रहे हैं। डू यू नो, व्हाट, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बैंक अकाउंट्स कई ऐसे रूरल एरियाज हैं अभी भी इंडिया में, हाँ जी, आप जानते होंगे रूरल एरियाज हैं ऐसे,
एरियाज हैं जहां पर क्या प्रॉब्लम है, लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है या वो बैंक अकाउंट लेना नहीं चाहते हैं, तो सर म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ, तो इसलिए घबराइए मत। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 करोड़ अराउंड इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इस पर फोकस हो रहा है कि इसको इंप्रूव किया जाए। इसलिए यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा था 3500 करोड़, जी हाँ, आज का डेट में रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स, अब ये सर रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होता है बेटा, मैं एक तरीके से बोलूं, वो इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं बेटा, आपकी और मेरी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। क्या कॉर्पोरेट बॉडी, क्या कंपनीज, क्या अलग अलग बैंक्स या ऐसे अलग इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमको पैसा कहां से निकालना है, लोगों को हमें अपने साथ जोड़ना है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, जी हाँ, आपके मेरे जैसे लोग जो ऐसे यहां इन्वेस्ट कर सकें, इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकें। तो यहां ऑब्जर्व किया गया डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 3500 करोड़, बेटा बहुत बड़ा डेटा है ये, करोड़ लगभग इस एसआईपी में। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, याद रखिएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये कौन से प्लान्स हैं? म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं, अलग अलग स्कीम्स के प्लान्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है अंडर एसआईपी बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। वो लगभग कितना पहुंचा है? 3500 करोड़। ऑलराइट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने छोटी छोटी यहाँ पे बातें काफी सारी आपके साथ की हैं। मैं चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें, ध्यान से उसको सुने, समझें, और जो हमने डिस्कस किया हुआ है भी कॉन्सेप्ट को, उसको एक बार स्टडी वापस कर लें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहां पे भी आपके आंसर करूंगा। और कोई भी क्वेरी रहती है आप डेफिनेटली मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? इवन कोई टेक्निकलिटी समझ में नहीं आए तब भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पूछिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आई डेफिनेटली आंसर टू ईच एंड एवरी वन, पक्का करूंगा, सबको आंसर करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, प्लीज सेफ एट योर होम। थैंक यू।